हम लोग हिस्ट्री की जो पहली यूनिट है उसका फुल रिवीजन करने वाले हैं। ये कोई वन शॉट वीडियो नहीं है क्योंकि वन शॉट कल्चर के मैं खुद खिलाफ हूँ। तो एक तरीके से ये रिवीजन वीडियो है, जिसने चैप्टर पढ़ लिया वो रिवीजन करे। हम पूरी जो पहली यूनिट है हिस्ट्री की उसको हम पूरा एक तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है। और ये क्लास 9 का सिलेबस है, हम 10th पे आ जाते हैं। 10th का सिलेबस ये है। तो हम क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। ये देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट आज हम पूरा इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। ये पूरा पार्ट हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, बहुत कुछ है इसमें। देखें तो इसमें हम ये वाला पूरा पार्ट अभी कवर करेंगे, फिर बी वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे। टू द पॉइंट सिलेबस रिवीजन होगा, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। बहुत लोग बोल लेते कि मतलब कि हिस्ट्री में आंसर्स कैसे लिखे। देखिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स भी, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं उसमें भी पॉइंट टू पॉइंट ही आपसे पूछता है। तो ज़्यादा पैराग्राफ राइटिंग मत करिए, वो क्लास 12th की हिस्ट्री के लिए ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा, जब उसमें थोड़े से क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। इसमें पॉइंट टू पॉइंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक की, फिर हम सी वाले टॉपिक की बात करेंगे, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बारे में। और ये वाला पार्ट भी सूरत स्प्लिट भी हम कवर करेंगे, ब्रीफ मेंशन ऑफ लखनऊ पैक्ट भी कवर करेंगे आज ही के वीडियो में। ये रिवीजन वीडियो है तो मैं टू द पॉइंट ही रहूँगा, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम में वो हम बस एक बार समराइज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये दिस रिवीजन वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रिवीजन नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। अबाउट सेक्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सबको पता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ था। और ये काफ़ी मतलब उससे पहले भी विद्रोह थोड़ा चल रहा था, बट ये इतना बड़ा विद्रोह था कि इसने ब्रिटिशर्स को एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था। इसके कॉजेज़ क्या थे, जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहला कॉजेज़ पॉलिटिकल कॉजेज़ में आएगा, वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, जिसने पढ़ाई की होगी अच्छे से उसको पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। मतलब कोई भी प्रिंसली स्टेट यहाँ पे एनेक्स कर लिया जाएगा, यानी कब्जा कर लिया जाएगा, है ना। और उसको मतलब अगर रूलर मर गया उसका, तो मतलब पहले क्या होता था कि उनके बेटे को या फिर बेटी को मिलता था एक तरीके से, पर अब ना एक तरीके से, बट अब ऐसा नहीं होगा, उनके फैमिली मेम्बर्स को नहीं मिलेगा, वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। इसमें से कौन से मतलब स्टेट्स एनेक्स हुए थे इस पॉलिसी में, कुछ याद कर लीजिए, या ये मतलब अगर आप ये नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, बट कुछ आपको याद होना चाहिए। सतारा, झांसी, है ना, और नागपुर। आगे चलते हैं। और अवध भी एनेक्स हुआ था मिस गवर्नेंस की वजह से, ठीक है। इसमें नवाबों को काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि इसमें देखिए रीज़न कुछ और ही दिया गया एक तरीके से, मिस गवर्नेंस। उसके बाद मुगल एम्परर का डिसरिस्पेक्ट हुआ था। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ का मतलब ये होता है कि पॉलिटिक्स बैकग्राउंड में क्या चल रही थी। अगर आप हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ेंगे ना, तो आपको उतना बोरिंग नहीं लगेगी और आपको चीज़ें याद रहेंगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप पढ़ते हैं, ठीक ठीक है। बहादुर शाह पार्ट 2 को उनके सक्सेसर को वेकेट करना पड़ा था रेड फोर्ट को, एंड एक स्मॉलर प्लेस में रहना पड़ा था। तो एक तरह से मुगल एम्पर भी खुश नहीं था ब्रिटिशर्स के साथ उनकी। और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड जमींदार, ठीक है। रूलिंग फैमिलीज लाइक रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहब डॉटर सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, एंड नवाब वॉज ह्यूमिलेटेड एंड डिप्राइव ऑफ द राइट। तो कुछ कुछ है जो आपको पॉलिटिकल कॉजेज में लिख देना है, ठीक है। और सोशल रिलीजियस कॉजेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस में ब्रिटिशर्स आने लगे थे, जैसे विडो रीमैरिज एक्ट और सती को उन्होंने अबॉलिश कर दिया था, जो हिंदू ट्रेडिशन में एक एज इंटरफेरेंस मतलब लोगों को लग रहा था, ठीक है। और बाकी मिशनरी एक्टिविस्ट क्रिश्चियन मिशनरी वर गिवन फुल फ्रीडम टू प्रोपेगेट द रिलीजन, एंड देयर वर फियर दैट हिंदू मुस्लिम वुड बी फोर्सबली कन्वर्टेड। तो यहाँ पे सोशियो और रिलीजियस कॉजेज भी कई सारे थे। टैक्स ऑन रिलीजियस लैंड, जैसे ब्रिटिश इम्पोज टैक्सेस ऑन रिलीजियस एंड प्लेसेस एंड लैंड एंड एंगरिंग प्रीस्ट एंड रिलीजियस है, ठीक है। ये भी एक बहुत है। तो और हिंदू लॉ को भी चेंज करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही थी, कि जैसे हिंदू को कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे ये मॉडिफाई कर दिया था कि अगर कोई हिंदू कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी में, तो भी वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी अलाउ कर देंगे उनको लेने के लिए, भले वो हिंदू अब नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव हिंदूज यहाँ पे गुस्सा हो गए थे। तो देख सकते हैं ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी गलतियाँ कर दी थी, तभी ये रिवोल्ट हुआ था। इकोनॉमिक कॉजेज, टैक्सेशन, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैं बस अभी रिवाइज करा रहा हूँ। बाकी इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय किया था ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से। और क्यों किया था, क्योंकि भाई मशीन मेड गुड्स आ गए थे, ब्रिटिश वही प्रमोट करना चाहते थे। अनएम्प्लॉयमेंट से पॉइस एनेक्सेशन ऑफ पेसिस्टेड लेड टू द लॉस ऑफ जॉब्स फॉर द थाउजेंड ऑफ सोल्जर, कई सारे सोल्जर्स अपनी जॉब खोई थी, ठीक है। बाकी मिलिट्री कॉजेज तो आपको पता है, इंडियन सोल्जर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिला था एक तरीके से। बाकी ओवरसीज इशू है कि मतलब कई जो जनरल, ये इंपॉर्टेंट है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का था। तो इसमें इंडियन सोल्जर्स को ओवरसीज कंपलसरी था एक तरीके से, कई सारे हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग। जो समुद्र को क्रॉस करना बेसिकली वो अपनी कास्ट पे अटैक देखते थे एक तरीके से। तो रिलीजियस अपोजिशन इसकी वजह से हुआ। इमीडिएट कॉज जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, द ग्रीस कार्टिलेज इंसिडेंट, जिसमें बेसिकली जो न्यू इनफील्ड राइफल आई थी
उसको बाइट करना था कार्टरिज लोड करने से पहले। तो इसमें एक रूमर था कि ये काऊ या पिग फैट से बनी हुई है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ऑफेंड कर दिया। ठीक है, ये इमीडिएट कॉज था। ठीक है, और इसके बाद इवेंट्स, अब इवेंट्स हालांकि डायरेक्टली तो नहीं सिलेबस में, बट हमें मेंशन होने पड़ेंगे। जैसे मार्च 1857 में क्या हुआ, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। मंगल पांडे सिपॉय रिफ्यूज टू यूज टू न्यू कैटेगरी एंड ब्रिटिश ऑफिसर, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, एक बार पढ़ लीजिए इसको। सिपॉयज एट मेरठ रिवॉल्टेड एंड मार्च टू दिल्ली, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। और हाँ, उनके बहादुर शाह जफर को लीडर ऐसा चुना गया था। और स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिख दिया यहाँ पे। राजेश में वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ ग्वालियर, ठीक है, 1858 में बहादुर और जफर को बेसिकली एग्जाइल कर दिया था रंगून में, जो कि अब म्यांमार है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं कि मुगल एम्पायर यहाँ पे ख़त्म हो गया था, उनको एग्जाइल कर दिया था, क्योंकि लास्ट मुगल एम्पायर थे, आपने पढ़ा होगा। कंपनी रूल चला गया था, अभी तक जो ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे वो ऐसा कंपनी कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे एक तरीके से। अब ये कंपनी रूल चला गया है और इन्होंने ब्रिटिश क्राउन नहीं बेसिकली कंट्रोल ले लिया डायरेक्टली एक तरीके से। पहले कंपनी रूल था, अब कंपनी रूल नहीं है। आर्मी में भी चेंजेस हुआ है कि ब्रिटिश सोल्जर्स को इंक्रीज़ किया गया, इंडियन सोल्जर्स को थोड़ा सा कम किया गया, जो लोग लॉयल थे उन्हीं को रखा गया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फेमस पॉलिसी है कि भाई एक्सप्लॉइट किया गया रिलीजियस और कास्ट डिफरेंसेस को, ताकि फ्यूचर यूनिटी ना हो सके। ठीक है, बाकी यहाँ जो लोग लॉयल थे उनको तो अवार्ड मिलेगा ही। रेशियल हेटेड इंटेंसिफाई, जो रेशियल हेटेड है वो भी इंटेंसिफाई हुई कि इंडियंस को इन्फीरियर और अनट्रस्टवर्दी देखा गया रिवोल्ट के बाद। तो यहाँ पे रेसिज्म भी काफ़ी बढ़ गया था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी कंटिन्यू रहा, वो तो आप जानते ही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रिवोल्ट फेल क्यों होगी। कुछ जगह यूनिटी थोड़ी कम थी, स्प्रेड उतना ज़्यादा नहीं हो पाया था, और ब्रिटिश के पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। हालांकि भले ही रिवोल्ट फेल हुआ, बट ये काफ़ी इम्पैक्टफुल था, मैं फिर बता दूँ, है ना। लैक ऑफ क्लियर प्लानिंग नहीं थी एक तरीके से कि अगर गवर्नेंस कैसे चलेगी। मान लीजिए ब्रिटिश चले भी जाते, ईस्ट इंडिया कंपनी चली भी जाती, तो कैसे बाद में फिर से गवर्नमेंट चलेगी, इसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई थी। और सिग्निफिकेंस है कि ब्रिटिशर्स को लग तो गया कि हाँ भाई अनसक्सेसफुल तो हैं, बट काफ़ी मतलब इम्पैक्टफुल रिवॉल्ट था देखा जाए तो। और ये आगे चल के जो फ्यूचर मूवमेंट्स हैं उसके लिए एक इंस्पिरेशन भी बना। जैसे स्वदेशी मूवमेंट आप एग्जांपल दे सकते हैं। पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ी ब्रिटिशर्स को कई सारी। ठीक है, तो रिवोल्ट हाँ इंडिपेंडेंस तो नहीं दिलवा पाया, बट काफ़ी मतलब एक माइलस्टोन की तरह था। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है तो मैंने डिस्कस कर ली है। बाकी ऑब्वियसली ये सब जो डाटा है ये किताब से लिया गया है, जो आपकी किताब चलती है, और कुछ और इंटरनेट सोर्सेज से लिया गया है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी आपको लगता है कि ये सिलेबस के बाहर है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा, तो आप उसको स्किप भी मार सकते हैं। अब अगला टॉपिक ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का वाला जो इसमें क्या है, इसमें भी क्यों हुआ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। यही एक रीज़न था कि भाई इकोनॉमी हम लोग की मतलब, और ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिश कैसे इंडियन वेल्थ अपने मतलब अपने लिए ही यूज़ करती है, अपने आपको ही ट्रांसफर कर देती है। और हैंडीक्राफ्ट ये सब मैं बता ही चुका हूँ। लैंड रेवेन्यू प्रॉपर्टी द परमानेंट सेटलमेंट 1793। तो ये सब जो सिस्टम था ये बेसिकली एक्सेसिव टैक्सेस लगाता है इंडियन पीजेंट्स पे। इसकी वजह से पॉवर्टी और फेमाइन डालते हैं। फेमाइन मतलब वही जैसे भुखमरी आ रही थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था कि इनकी इंडिया को डिपेंडेंट बनाया था ब्रिटिश गुड्स पे, ताकि इंडिया कभी इंडिपेंडेंट हो ही ना पाए। फेमाइंस आप देखो बहुत सारे फेमाइन, ग्रेट फेमाइन आप तो जानते ही हो एक तरीके से, जिसमें लाखों लोग मारे गए, मतलब 10 लाख से भी ऊपर लोग मारे गए होंगे। ठीक है, और बेसिकली वो तो अपना खाना ले जाते थे ब्रिटिश लोग तो। और रिग्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज जो थी बेसिकली वो भी इंपॉर्टेंट थी। जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट कि सेंसरशिप हो गया, इंडियन प्रेस अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ मतलब पब्लिश ही नहीं कर सकती है, इसका ये मतलब है। आर्म्स एक्ट आपको पता है कि इंडिया को मतलब इंडियंस को खास करके ऐसे ही अरेस्ट कर लो को वारंट ही नहीं चाहिए। और एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी कि ऐसा लो जहाँ पे कि इंडियन जजेस है ना, कि इसमें रेशियल बायस था, कि इसमें जो इंडियन जजेस थे वो बेसिकली यूरोपियंस को एक्सेप्ट कर रहे थे, और रेशियल बायस इसमें देखा था। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आई थिंक टू ट्राई नहीं होगा, आई थिंक शायद से रिप्लेस होगा शायद से। आगे को देखिएगा, गलती होगी तो देख लीजिएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन मूव्स टू डिवाइड बंगाल अमंग कम्युनल लाइंस एज पार्ट। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल फेमस है, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं है आपके, बट ये इंपॉर्टेंट है कि किसने करवाया था एक तरीके से। ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखें तो दीज मूवमेंट्स रिवाइव द इंडियन कल्चर। ऑब्वियसली यहाँ पर रिफॉर्म्स काफ़ी है, तो राजा राम मोहन रॉय का रिफॉर्म हम कैसे भूल सकते हैं कि इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया। एक पॉइंट यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और सोशल इवेंट्स के अगेंस्ट फाइट किए, और इन्होंने सती प्रथा का अपोज किया और इनको अबॉलिश करवा दिया 1829 में एक तरीके से। वुमेन्स एजुकेशन और विडो रिमैरिज एक्ट के एक्ट तो नहीं, मतलब उनके लिए एडवोकेट किया था। इनके द यूज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन साइंटिफिक लर्निंग, तो एक साइंटिफिक आदमी थे जो कि रिलीजन को भी साथ लेके चलते थे, बट ये जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है जो जिससे किसी का भी नुकसान हो रहा है उसके हमेशा खिलाफ थे। अब ज्योतिबा फुले जी की बात करें तो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ लोअर कास्ट एंड वुमेन, और ये सत्यशोधक समाज इन्होंने बनाया था। ठीक है, और ये इन्होंने फर्स्ट स्कूल खोला था दलित गर्ल्स के लिए विद हिज वाइफ, है ना, सावित्री बाई फूले।
अपोज ब्राह्मिकल डोमिनेंस एंड कास्ट सिस्टम। ठीक है, कुछ पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो ये रिफॉर्मेशन भी हुआ था, इस वजह से भी नेशनलिज्म, मतलब हम देखिए यूनिटी आएगी तो ऑब्वियसली लोग साथ में बेसिकली विरोध करेंगे ब्रिटिशर्स का। ठीक है, और इसके बाद प्रेस का भी रोल था। हालांकि प्रेस में तो काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप लगा दी गई थी, और यहाँ पे पर कुछ न्यूज़पेपर ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया था, जैसे केसरी, द हिंदू, और ये बाल गंगाधर तिलक ने केसरी स्टार्ट किया था, है ना। अमृता बाजार पत्रिका, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश, इंडिया मिरर राजा राममोहन रॉय जी ने स्टार्ट किया था, ट्रिब्यून हिंदुस्तान, कुछ पेपर्स का नाम याद कर लीजिए, ज़्यादा एक्जैक्टली याद नहीं। सेंसरशिप के बाद भी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सेंसरशिप के लाया गया था, उसके बाद भी प्रेस ने कोशिश करते, देखो कोई रुका नहीं था, भले इतनी परेशानी थी उस टाइम पे। ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल थे, अगर आपको नहीं पता, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, मतलब उनके खिलाफ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया है उसके लिए आपको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये थोड़ा मैं सिलेबस के बाहर जा रहा हूँ, बट एक्चुअल में आपको रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं तो बस मतलब थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, बट आप सोचिए उस टाइम भी कोई रुका नहीं। इन सब फ्रीडम फाइटर्स की हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन्हीं की वजह से आज हमें इंडिपेंडेंस मिली है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अब टेक्निकली हम फाइट करेंगे, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे देखिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1856, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने फाउंड किया था, और ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो रिफॉर्म मानता था ब्रिटिश पॉलिसीज के तरफ, ताकि टेक्निकली अब फाइट हो एक्चुअली, है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी जी ने एस्टेब्लिश किया था, और ये अवेयरनेस के लिए था जो इंडियन की जो प्रॉब्लम्स है ब्रिटेन में, एक तरीके से। ठीक है, इंडियन प्रॉब्लम्स जो जो ब्रिटेन ओवरलुक कर देता है एक तरीके से। दिस ऑर्गेनाइजेशन लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ये A.O. ह्यूम ने एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने मॉडरेट प्लेटफॉर्म इंडियन ग्रीवियंसेस, जो भी दुख था इंडियंस का, उसके लिए बनाया था एक तरीके से। ये डिवीजन यहाँ पे हो गया। फर्स्ट सेशन इसका, देखो 2 सेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सिलेबस में फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में, WC बनर्जी के द्वारा। ठीक है, और सेकेंड सेशन कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी जी के बाद। ठीक है, मतलब उन्होंने प्रिसाइड किया था एक तरीके से। ठीक है, और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था एग्जैक्टली, अभी ऑब्जेक्टिव आगे चेंज भी होंगे जैसे जैसे हिस्ट्री आगे प्रोग्रेस करेगी, बट इमीडिएट ऑब्जेक्टिव कॉमन प्लेटफॉर्म हो सबके लिए, और एक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हो, प्रमोट यूनिटी हो, डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग इंडियंस। अभी देखिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही है, वो 1929 में हुई, इसको पूर्ण स्वराज कहते हैं। अभी बस एक गवर्नेंस और पॉलिसीज ऐसी बना दो कि इंडियंस को भी फायदा मिले, सिर्फ ब्रिटिशर्स को फायदा ना मिले। अभी इसी की लड़ाई, तो ये मैं बता दूं, अभी जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो पहली यूनिट की हिस्ट्री है, उसमें कहीं भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई, बस गवर्नेंस की बात हुई कि हमें भी एक सेपरेट या तो गवर्नेंस दे दो, या तो हमें भी अपॉर्चुनिटी दे दो। अभी इसी की बात चल रही है, अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का अभी किसी ने सोचा भी नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे तो ही तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें मिल पाएगी, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। अब अर्ली फेज मॉडरेट था, पिटीशन अपील, हालांकि पिटीशन अपील का कुछ ज़्यादा फायदा होता है कि नहीं होता, वो उस टाइम पे डिपेंड करता था, कुछ कभी कभार होता था, कभी कभार नहीं होता था एक तरीके से। ठीक है, पर कुछ लोगों ने, जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जी, तो इन्होंने ये सोचा कि इससे कुछ हो नहीं रहा एक तरीके से। अब देखिए एक्सट्रीमिस्ट उस सेंस में नहीं थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट इज नॉट अ निगेटिव वर्ड यार, एक्चुअली इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, बिकॉज उनको लगा था पिटीशन से ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे हैं, एक्चुअली वो नहीं मानना चाहते हैं, तो वो एक एक्सट्रीम तरीका, थोड़ा सा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब ये नहीं कि मतलब वो प्रोटेस्ट भी करें चाहते, सिर्फ पिटीशन लिखने से कोई शायद से फायदा नहीं होगा। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, वो हम अगले अभी अभी कुछ अगला पार्ट हमारा यही है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में क्या हुआ था एक तरीके से। तो यहाँ पे कंक्लूजन तो ठीक है, अब हम लोग अगले पार्ट पे पढ़ते हैं। ठीक है, अगला पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से 1916 तक कैसा रहा। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज अर्ली नेशनलिस्ट का था, और यहाँ पे सेकंड फेज था रेडिकल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, जो सेकंड फेज था। तो सेकंड फेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए रिवीजन वीडियो को वन शॉट नहीं है, तो मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस एक रिवीजन है, तो उसको उसी तरीके से देखा जाए। हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, देखिए आपका टाइम बचाना बहुत आवश्यक है ताकि आप क्वेश्चन लगा सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फेज में इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो ये मॉडरेट थे अर्ली नेशनलिस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स में, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स नहीं बनाया था उसी को यूज़ करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर रहे थे। और ये आप लोग बोलेंगे कि ये आइडियोलॉजी जो बहुत लोगों को थोड़ी अजीब लगेगी, इसीलिए इसका जो मतलब वो हुआ, इसीलिए सूरज स्प्लिट भी हुआ, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था। मतलब यहाँ पे आइडियोलॉजिकल यूनिटी थोड़ी सी आपको नहीं देखने को मिलेगी इस वजह से, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते थे कि अगर जो कानून ब्रिटिशर्स नहीं बनाए वो अपने ही फायदे के लिए बनाए होंगे, तो उससे कैसे हम लोग मतलब फाइट कर सकते हैं। ये आइडियोलॉजी थी जो बेसिकली ऐसे वो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जिसको आप कह सकते हो, जो इसमें बुक में भी लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जो मॉडरेट नेशनलिस्ट की रिप्रेजेंटेशन हो एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल राइट्स, देखिए चाहते सब लोग इंडिया का भला ही थे, बट सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्री हो, यूनिटी हो। ठीक है,
बट हाँ ये देखिए सेल्फ गवर्नेंस चाहिए बट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। वो 1929 में जब पूर्ण स्वराज होगा, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, है ना, जो गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट होगी, वो वाली जो यूनिट है महात्मा गांधी जी वाली, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ स्ट्रगल कहते हैं पिटीशन करो, अपील करो, रिजोल्यूशन करो कांग्रेस सेशन में, और बेसिकली डेलीगेशन टू इंग्लैंड टू प्रिवेंट, तो इंग्लैंड में भी मैसेज भेजो। मतलब देखिए इंग्लैंड में भी मतलब जो देखिए यहाँ पे इंग्लैंड और इंडिया में कनेक्शन क्या था, ऑब्वियसली ब्रिटिश राज कर रहे थे यहाँ पे एक तरीके से प्रॉपर, मतलब अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं रही, तो काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। न्यूज़पेपर और स्पीचेस, तो मासेस को एजुकेट करना है, प्रोटेस्ट के लिए नहीं बनना, एजुकेट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल रिफॉर्म भी ब्रिटिश रूल के अंदर है, जो कि इंडियंस को फेवर करें। अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन भी हैं, ऐसा नहीं है। दादा भाई नौरोजी जी ने ये वेल्थ थोड़ी दी थी, ड्रेन वेल्थ थोड़ी, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को पता चला कि क्या हो रहा है, मतलब हम कि हम लोग गरीब होते जा रहे हैं ब्रिटिश की वजह से। फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये फर्स्ट इंडियन थे, ये आ सकता है आपके। सुरेंद्र दत्त बनर्जी जी के बारे में बात करें तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में इन्होंने फॉर्म किया था, फिर ये मर्ज हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और इन्होंने एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। मतलब प्रोटेस्ट देखिए ऐसा लोग बिल्कुल नहीं करते थे, बट एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात करें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी उन्होंने बनाया, एजुकेट इंडियंस, उनके राइट्स के बारे में, एंड मेंटर ऑफ महात्मा गांधी जी उनके मेंटर भी थे। ठीक है, उन्होंने भी महात्मा गांधी जी भी एक बेसिकली एक ऐसे नेशनलिस्ट थे जो मतलब जिन्होंने मतलब पीस के थ्रू या फिर अहिंसा के थ्रू आज़ादी लेने की कोशिश की। ठीक है, सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के, तो कॉजेस क्या है, मतलब इसका कॉज क्या है, सेकंड फेज ऐसा क्यों है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बेसिकली लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया था दो हिस्सों में, तो ये बेसिकली बहाना दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन का, बट रियल मोटिव था कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना है ना। तो नेशनल पर्सपेक्टिव ऑन पार्टीशन में क्या था कि पार्टीशन बेसिकली डिवाइड एंड रूल करता, सबको इतना तो समझ आ ही गया था कि ये गलत है, इस तरीके से डिवाइड और रूल नहीं करना चाहिए इसलिए। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आया कि ब्रिटिश को उसको बाइकआउट होगा, है ना, और इंडियन इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, और बेसिकली बंगाल को फिर से एक कर दो और फिर हम लोग बंगाल चला लेंगे। ठीक है, सूरत का स्प्लिट हो गया। अब आईएनसी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स ऑफ सूरत, तो मॉडरेट्स, अर्ली नेशनलिस्ट, इनका नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एक्सट्रीमिस्ट जिसको रेडिकल्स कह सकते हैं आप, है ना, लेड बाय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। ठीक है, दे एडवोकेट डायरेक्ट एक्शन सेल्फ। तो देखिए अब यहाँ पे हो सकता है कि एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल आपको उस अभी देखिए आज के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें अलग होती हैं, उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें अलग थी। दोनों का जो मेन मोटिव था वो इंडिया को मतलब एक तरीके से इंडिया के हेल्प ही करना था, बट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो अगर बुक में एक्सट्रीमिज्म का जो मतलब है वो इस कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। हिस्ट्री में कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप हर चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर लेंगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेन कॉज ऑफ द स्प्लिट, एक्सट्रीमिस्ट वांटेड इमीडिएट स्वराज, स्वराज चाहिए था, सेल्फ रूल चाहिए था, अभी इंडिपेंडेंस की बात नहीं है, बॉडीज फॉर विलिंग टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश। ठीक है, दोनों का देखो ये मेन रीजन था, ये मेन कॉज था, इसी को आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव देखें तो रेडिकल से एक्सट्रीमिस्ट आप कह सकते हैं, है ना, बेसिकली। तो बेसिकली टू डिमांड कंप्लीट स्वराज। ठीक है, यहाँ पे फोर्सफुल मेथड जैसे और प्रमोट स्वदेशी इंडियन गुड्स। ठीक है, कुछ है यहाँ पे, टू यूनाइट पीपल थ्रू कल्चर नेशनलिज्म, ग्लोरीफाइंग छत्रपति शिवाजी एंड अदर हिस्टोरिकल फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट प्रमोटेड इंडियन गुड्स इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश अथॉरिटीज, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड रैलीज टू स्प्रेड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। ये सब तो आप पढ़ ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाल गंगाधर तिलक जी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, ये इन्होंने स्लोगन दिया था। और गणपति फेस्टिवल्स और बाकी सेलिब्रेशंस में इन्होंने पार्ट भी लिया था ताकि नेशनलिज्म प्रमोट हो सके। तो अपने अपने सबके तरीके थे, आप पढ़ लीजिएगा। विपिन चंद्र पाल जी का भी अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो प्रमोटेड स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट, और ठीक है ये सब आप देखिए। लाला लाजपत राय, इन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ, जिसमें शायद से कोई इंडियन नहीं था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इन्हें प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था और इनकी मृत्यु हो गई थी पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से, जो कि बहुत दुखद है देखा जाए तो। ठीक है, और आगे हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की बात करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। तो इसका फॉर्मेशन क्या था कि ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल किया, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से सोसाइटी में टेंशन तो बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं सब कुछ सही चलेगा। बंगाल का पार्टीशन हुआ, इस वजह से भी ब्रिटिश ने मुस्लिम को सपोर्ट किया कि मतलब पार्टीशन एक्सेप्ट कर लो ताकि डिवीज़न और बढ़े। और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आईएनसी में नहीं इतना दिखा था। और सर सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें तो लॉयल्टी टू ब्रिटिश उन्होंने बताई, और इन्होंने बेसिकली डिस्करेज किया कि मुस्लिम्स को कि नेशनल मूवमेंट मत ज्वाइन करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग क्या था कि लॉयल्टी हो और मुस्लिम्स की और यहाँ पे प्रोटेक्ट द एडवांस मुस्लिम राइट्स। ठीक है, तो बेसिकली मुस्लिम लीग का मतलब अगर आप देखोगे मोस्टली जो यहाँ पे हमारी सिलेबस में पॉइंट है वो यहीं सब है, एक तरीके से उसको आप बस देख लीजिए। और हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मेन तो यही पर्पज था।
देखा जाए तो। लखनऊ पैक्ट की बात करें तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक लखनऊ पैक्ट भी साइन किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतलब उन दोनों ने साइन किया था, मेकिंग टेम्पररी हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनल स्टेट। सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि जॉइंट डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, एक मोर ऑटोनॉमी होगी इंडिया की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सेप्ट हो गए थे और नेशनल वोट स्टेटस हो गया था, प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर फ्यूचर स्ट्रगल्स, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, थोड़ा सा मॉडरेट्स हुए, एक्सट्रीमिस्ट हुए, मुस्लिम लीग भी फॉर्म हो गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में काफ़ी इंपैक्ट डाल सकते हैं देखा जाए तो। और लखनऊ पैक्ट भी साइन हो रहा है 1960 में। तो यहाँ पे नेक्स्ट फेज हुआ, तो ये यहाँ पे रिवीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दिस इज जस्ट अ रिवीजन। इसमें कई सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली आपको लगेगा कि मैंने डिस्कस नहीं किया, बट ये रिवीजन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का है। एक बार चैप्टर तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरी यूनिट मैंने 20 मिनट्स के अंदर खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी चलिए ठीक है, अगर आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है।